क्या बोलती पब्लिक, कैसे हैं आप लोग। तो हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास बहुत शानदार चल रही होगी। मैं आपके लिए बायोलॉजी में क्लास ट्वेल्थ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 35 क्वेश्चन जो कि लगातार कई बार आपके पेपर में पूछा गया, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट डिमांड वाला क्वेश्चन। तो वही लेकर के आए हैं। एक बार आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो बार बार पूछने वाला प्रश्न है। और इससे पहले एक मैं लाइन कहना चाहता हूँ कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और आज कर ले खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। वो एक है ना कि अगर सामने पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 35 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके पेपर में लगातार पूछा जाता है, ठीक ना। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, भैया आंसर लगा दोगे। तो द्विलिंगी जंतु क्या है, आंसर लगा दोगे। तो हमारा भैया द्विलिंगी जंतु मतलब वैसे जंतु जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, उस प्रकार के प्राणी को द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। तो अब इसमें से ऑप्शन क्या लगाएंगे, फीता कृमि हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, या फिर जोक हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं द्विलिंगी प्राणी का, तो इसमें हम लोग केचुआ लगा देंगे। ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो इसमें हम लोग केचुआ लगा देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विलिंगी प्राणी केचुआ हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ना केचुआ का, इसमें नर का भी गुण पाया जाएगा और इसमें आपको मादा का भी गुण पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग केचुआ लगा दीजिएगा, जो कि एक द्विलिंगी प्राणी है। वैसे प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, उसको द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है, ठीक ना, या फिर जंतु कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंड प्रजक जीव कौन है भैया। अब वह कौन सा जीव है जो कि अंडाणु उत्पन्न करता है, जो अंडा देता है और अंडे से जीव उत्पन्न होता है। अगर वह कौन सा भैया, मतलब वह कौन सा जीव है जो अंडा तो दिया है, इस अंडे से क्या होगा, जीव उत्पन्न हो जाएगा। डायरेक्ट जीव उत्पन्न नहीं होगा, अंडे के द्वारा जीव उत्पन्न होगा। तो हमें पता है कि जैसे मुर्गी हो गया, मुर्गी पहले अंडा देगा, फिर उस अंडे से जीव का उत्पन्न होता है। अगर सांप है तो वह अंडा देगा, फिर अंडे से जीव का उत्पन्न होता है। तो जैसे मैना हो गया, वो अंडा देता है, फिर अंडा से जीव उत्पन्न होता है। लेकिन इंसान की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट अंडे का निर्माण, डायरेक्ट जीव का निर्माण करता है। अगर हम घोड़े की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट जीव का निर्माण करता है। तो अंड प्रजक जीव मतलब वैसे जीव, तो मुर्गी और सांप ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग सी लगा देंगे, वह जीव जो अंडा के द्वारा अपनी संतति को उत्पन्न करता है उसको अंड प्रजक जीव कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे पब्लिक मेरे भाई, तो ऑप्शन हम लोग सी लगा देंगे। तो क्या बोलती पब्लिक, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे भाई। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, आंसर लगा देंगे। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन, आंसर लगा देंगे भैया, व्हाट काउजेज वेजिटेटिव प्रोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोगेशन जो है ना, वो हमारा जिंजर में किसके द्वारा होता है, मतलब अदरक में। अब देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ना तो अदरक का, तो जैसे कि आलू की बात करते हैं, अगर ये आलू है तो आलू पे देखिएगा छोटा छोटा ऐसे ऐसे कलीनुमा संरचना रहता है। मतलब कायिक प्रवर्धन वह होता है भैया जिसमें अगर किसी पादप में कायिक भाग को अगर हम रोप देंगे तो नया पादप का निर्माण हो जाएगा, वह उसको कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अगर हम अदरक की बात करते हैं ना तो अदरक में हमारा राइजोम होता है, ठीक ना। अगर अदरक का राइजोम वाला भाग को अगर हम मिट्टी में रोप देंगे ना तो नया अदरक का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गुलाब में, तो गुलाब का टहनी को अगर हम काट करके रोप देंगे तो नया गुलाब का पादप हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम अदरक का राइजोम वाला भाग को अगर हम काट करके रोप देंगे तो हमारा नया अदरक का निर्माण हो जाएगा। और वेरिएबल क्वेश्चन आंसर लगातार प्रश्न पूछा गया है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा पाया जाता है, तो राइजोम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युग्मक में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन गैमिट्स। मतलब गैमिट की बात किया गया है, युग्मक की बात किया गया है। अब हम बात करते हैं, युग्मक जब भी होगा वह आपको अगुणित हो जाएगा। देखिएगा, युग्मक जब भी होगा ना भैया, वह आपको एक अगुणित संरचना हो जाएगा। कैसा होता है, तो युग्मक आपको हमेशा अगुणित संरचना हो जाएगा, फिर चाहे वो मेल गैमीट हो फिर चाहे वो फीमेल गैमीट हो, ठीक ना। तो युग्मक हमेशा अगुणित संरचना होता है, इसमें हमारा
23 गुणसूत्र पाया जाता है। और ये हमारा मेल युग्मक है, तो मेल के अंदर क्या हो जाएगा भैया, ये तो हमेशा एन होता है और 23 गुणसूत्र पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो युग्मक है, चाहे वो मादा युग्मक हो चाहे वो आपको नर युग्मक हो, नर और मादा युग्मक दोनों में 23 गुणसूत्र पाया जाएगा और वो आपको अगुणित संरचना होता है, याद रखना ही रखना है भैया। तो उसमें हमारा 23 गुणसूत्र मतलब 23 क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, क्या लगा पाएंगे भैया, तो 23 क्रोमोसोम्स एक युग्मक के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब तुरंत ही आपको बताए थे भैया अगुणित संरचना, अगुणित मतलब क्या, जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। भैया आंसर लगा पाएंगे, तो अभी तुरंत ही तो बताए थे ना, अगर ये हमारा कोई युग्मक है तो यह हमारा क्या कौन सा संरचना हो जाएगा, ये अगुणित संरचना हो जाएगा। फिर चाहे वो मादा युग्मक क्यों ना हो, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, ये दोनों हमारा कैसा होता है, अगुणित होता है। फिर ये दोनों मिल करके कैसा निर्माण करता है, 2n, मतलब हमारा भैया द्विगुणित का, मतलब नर युग्मक भी अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है, लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो हमारा द्विगुणित का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन क्या समझ में आ गया भैया, युग्मक हमारा गैमीट, क्या लगा पाएंगे, तो गैमीट जो है वो हमारा अगुणित संरचना है। फिर चाहे मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो, लेकिन जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, और जो कि युग्मनज आपको एक द्विगुणित संरचना होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन हम लोग क्या लगा पाएंगे, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ह्यूमन फीमेल इज। अब देखिए ह्यूमन जो मानव है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं महिला का युग्मक, ठीक है, ये महिला का युग्मक हो गया भैया। अब इसमें कितना गुणसूत्र पाया जाएगा, तो इसमें अगर होता है ना भैया, इसमें क्या लगा पाएंगे, तो इसमें हमारा 44 प्लस एक्स वाई, क्या लगा पाएंगे, तो हमारा 44 होता है। ठीक है, और अगर महिला की बात है तो एक्स और एक्स का बात आ जाएगा भैया, 44 प्लस एक्स एक्स, क्या लगा पाएंगे, तो 44 प्लस एक्स एक्स कहाँ पर है, हमारा ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स जो है वो फीमेल के गुणसूत्रों की संख्या है। फीमेल में कितना गुणसूत्र, तो 46 गुणसूत्र पाया जाएगा। तो 44 हमारा एक अलिंग गुणसूत्र और एक जोड़ा हमारा लिंग गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात विभाजन से कितना युग्मक का निर्माण होता है, हाउ मेनी गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन म्यूसिस। मतलब जब एक म्यूसिस होगा ना तो कितना युग्मक का निर्माण हो जाएगा भैया, आपको तो पता है ना, अगर ये हमारा जनक कोशिका है, अगर ये क्या है भैया जनक कोशिका है, इसमें अगर हमारा म्यूसिस होता है तो हमारा 4 युग्मक का निर्माण होता है भैया। 4 युग्मक मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 युग्मक का निर्माण होता है। ऑप्शन क्या लगा पाएंगे, तो हमारा 4 युग्मक, क्या लगाएंगे भैया, तो एक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 युग्मक का निर्माण होता है। इस चीज को आपको याद रखना ही रखना है, लगातार पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई मेरी बहना कम से कम लाइक कर दीजिएगा, मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा, मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा। और जीवन है, इस जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मैं कहता हूँ कि अभी से आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक ना, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है, ऑप्शन लगाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक वाइल्ड ग्रास। मतलब जलीय जंगली घास किसको कहा जाता है, तो याद रखना है, बंगाल का जो आतंक है ना जलकुंभी को जलीय जंगली घास कहते हैं, जलीय जंगली घास। इसे बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, ये जो है ना पानी में उपस्थित सभी ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है। अगर पानी के ऊपर अगर जलकुंभी लतर गया ना तो पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन है ना ये अपने अंदर खींच लेगा। और क्या होता है, पानी के अंदर जो भी जंतु हैं, मछली है, केकड़ा है, ये सब मृत्यु, ये सब मर जाता है भैया, ये सब के मृत्यु हो जाता है। तो यह बंगाल में आतंक फैला कर रख दिया था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प में स्त्री दल चक्र बना होता है भैया, ए फीमेल पेटल सर्किल इज फाउंड इन द फ्लावर। अब कोई पुष्प है तो उसके अंदर जो भैया स्त्री दल चक्र कैसे बना होता है, हम आपको बना करके दिखा देते हैं।
मेरे भाई, मेरी पब्लिक बना करके दिखा देते। देखिएगा स्त्री दल चक्र, तो सबसे देखिएगा ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया, बिल्कुल ये वर्तिकाग्र हो गया, ये हमारा वर्तिका हो गया जिसको स्टाइल कहते हैं, और बीच वाला भाग हमारा अंडाशय हो गया। तो मतलब एक स्त्री दल चक्र जो है ना भैया वो हमारा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों से मिल करके बना होता है। तो ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक ना। एक पूर्व महिला का जो स्त्री दल चक्र बना होता है, मतलब पुष्प का जो महिला है, महिला के स्त्री दल चक्र वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिल करके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से त्रिगुणित संरचना कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर, मतलब ट्रिपल स्ट्रक्चर क्या है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? त्रिगुणित संरचना, मतलब हमारा 3n हो जाएगा। तो आंसर लगा पाएंगे, यह हमारा भ्रूणपोष हो जाता है। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा? तो यह हमारा त्रिगुणित संरचना हो जाएगा। ऑप्शन लगाएंगे तो त्रिगुणित संरचना जो है ना वो हमारा भ्रूणपोष हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला संरचना को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मेरे भाई, कि 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला संरचना किसको कहते हैं? तो कई बार बता चुके हैं, भ्रूणपोष, भ्रूणकोष, भ्रूणकोष, जिसमें क आ जाएगा, वह 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला संरचना होता है। एक बार इसको बता दीजिएगा सर, बिल्कुल बता देंगे। देखिएगा हमारा कुछ भ्रूणकोष का संरचना कुछ इस तरह का होता है, ये है। देखते हैं इसमें कैसे हमारा 8 केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। देखते हैं मेरे भाई, देखिएगा इसमें किस तरह का हमारा 8 केंद्रक पाया जाता है। देखिएगा अब समझ में आ गया। देखिए 8 केंद्रक है, 3 केंद्रक ऊपर हो गया, 2 केंद्रक बीच में हो गया, 6 हो गया, 6। देखिए 8 केंद्रक और 7 कोशिका होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 3 हो गया बीच में, 3 2 5 और 5 3 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। तो 8 केंद्रक और कोशिका कितना है? तो 3 कोशिका इधर, 1 कोशिका इसमें, 3 कोशिका इसमें, तो 3 3 6 1 7, मतलब 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो भ्रूणकोष कहते हैं, मतलब एम्ब्रायो सैक कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना कौन सी हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रक्चर, कौन सा? तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, मतलब द्विगुणित। अब आपको पता है ना कि अलग अलग युग्मक, विपरीत युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। अब जैसे बात करते हैं, ये हमारा एक नर युग्मक का बात हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा एक मादा युग्मक। तो मादा युग्मक भी हमारा कैसा है? एन है, मतलब अगुणित है, और नर युग्मक भी हमारा अगुणित है। लेकिन जब ये दोनों मिलेगा तब ये क्या हो जाएगा? तो हमारा 2n हो जाएगा, मतलब द्विगुणित हो जाएगा। तो विपरीत युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या लगा पाएंगे? हमारा युग्मनज। युग्मनज जो है ना वो हमारा द्विगुणित संरचना हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पराग भित्ति होता है। देखिएगा 2013 में और 2021 में 2 बार लगातार पेपर में छपा है कि पराग भित्ति कैसा होता है, जिसको क्या कहते हैं? तो पुष्प का नर युग्मक कहते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण कितने आवरण से घिरा होता है? तो जब हम बात करते हैं परागकण का, तो एक आवरण तो ऊपर हो गया, अब ये देखिए भैया 2 आवरण से घिरा होता है, ठीक ना। एक आवरण अंदर का हो गया और एक आवरण आपको बाहर वाला हो गया। तो परागकण जो है ना यह आपको द्विस्तरीय होता है। क्या लगा पाएंगे? तो परागकण जो है यह हमारा डबल लेयर होता है, ठीक ना, 2 स्तर से घिरा होता है परागकण। तो ऑप्शन हमारा बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो आभासी, असत्य एवं कूट फल का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल या फिर फॉल्स फ्लावर क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य फल है, कौन सा भैया झूठा फल है? तो आपको पता है ना, सेब को हम लोग असत्य फल कहते हैं। सेब को क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सेब का कौन सा वाला भाग खाते हैं? तो सेब का हम लोग पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाएंगे भैया? तो सेब का पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। सेब को क्यों असत्य फल कहा जाता है? क्योंकि सेब का निर्माण जो है ना बिना अंडाशय का होता है। वैसा फल जिसका निर्माण बिना अंडाशय का हो उसको असत्य फल कहते हैं, उसको झूठा फल कहते हैं, उसको कूट फल भी कहते हैं। तो पेपर में अगर आएगा तो अच्छे से आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन लगा देंगे, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनिषेक फलन का उदाहरण बता दीजिएगा, मतलब बिना निषेचन का जो फल का निर्माण हो, बिना निषेचन। अब बिना निषेचन का क्या हो जाएगा? जिसमें हमारा बीज नहीं पाया जाएगा। तो आप अपने भाषा में बताएंगे, क्या केला जो खाते हैं केला के अंदर बीज होता है? आंसर बताओगे रूपाली कुमारी।
विकास कुमार आंसर बताओगे मेरे भाई। क्या बिना केला के अंदर निशे बीज पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अब सर एक आध ठो में बीज पाया जाता है, तो हर किसी में तो नहीं पाया जाता, एक आध ठो तो हमारा अपवाद भी हो जाएगा भैया। तो क्या लगा पाएंगे? एक्सेप्शन भी हो जाता है, तो हमारा क्या लगा पाएंगे? केला। केला जो है वह हमारा एक अनिषेक फलन है। वह फल जिसका निर्माण बिना निषेचन का होता है उसको अनिषेक फलन कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण पोष में कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन, क्या लगा देंगे भैया? एंडोस्पर्म। एक एंडोस्पर्म, यहाँ भ्रूण पोष है, प लगा हुआ है, प, क नहीं लगाओगे, प है, प। जब भ्रूण पोष की बात आएगा तो वह हमारा त्रिगुणित, त्रिगुणित भैया, त्रिगुणित मतलब एक नर युग्मक और भैया एक हमारा द्वितीय केंद्रक के मिलने से त्रिगुणित का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा 3n लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस समूह में अगुणित पादप का शरीर होता है? आंसर लगा पाएंगे, 2023 का पेपर है कि किस समूह में अगुणित पादप का शरीर होता है? विच ग्रुप हैज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अगुणित पादप का शरीर होता है, तो यहाँ याद रखना है ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन क्या रखेंगे भैया? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्रायोफाइट्स ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हमारा ब्रायोफाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पिस्टिलेट शब्द का उपयोग किया जाता है। द टर्म यूज्ड, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट जो टर्म है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया? तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एक लिंगी पुष्प के लिए, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, मतलब ये जो एसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है ना उसके लिए करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पुष्प का अंडाशय होता है। अब कोई भी पुष्प है उसका अंडाशय कैसा होगा? तो अंडाणु हमारा अगुणित होता है, लेकिन अंडाशय अगुणित नहीं होता है, तो अंडाशय हमारा द्विगुणित हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पुष्प का अंडाशय वाला भाग क्या होता है? तो अंडाशय हमारा अगुणित हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। ठीक ना, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, वो जो अंडाणु होती है वह आपको द्विगुणित हो जाए, अगुणित हो जाता है। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु का निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म कॉल्ड। तो स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्पर्म जेनेसिस कहते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? शुक्राणु जनन कहते हैं। अब शुक्राणु का संरचना तो कुछ इस तरह का होता है ना, शुक्राणु का जो संरचना है उसका तो संरचना कुछ इस तरह का होता है, उसका संरचना कुछ इस तरह का होता है ना। तो शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु उत्पन्न करती है? हाउ मेनी एग्स आर ए डज हेल्थ प्रोड्यूस्ड इन हर लाइफ टाइम। मतलब कोई भी जो एक स्वस्थ महिला है, अगर कोई भी एक स्वस्थ महिला है, ठीक ना, तो वह अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु का उत्पन्न करती है? आंसर लगा दोगे, कितना अंडाणु उत्पन्न करेगा? तो कोई भी स्वस्थ महिला वह 400 अंडाणु उत्पन्न करेगा। कितना करेगा मेरे भाई? तो कोई जो स्वस्थ महिला है ना वह 400 अंडाणु देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भाशय किससे संबंधित है? यूरेट्रस जो है वह किससे रिलेटेड है? क्या फीमेल के अंदर गर्भाशय पाया जाता है या फिर मेल के अंदर? तो आप लोग को पता है जो मेल के अंदर है वो पेनिस पाया जाता है, लिंग पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल के अंदर तो वह हमारा गर्भाशय पाया जाता है। यह मादा जनन तंत्र से संबंधित है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या यूरेटर्स पाया जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स स्रावित होती है। रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड। जो रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स का जो स्त्रवन होता है वो महिलाओं के अंदर होता है। मतलब अगर कोई महिला किसी काम को कर रही है तो उसके बाद वो रिलैक्स जो करती है, या फिर गुस्से में आती है रिलैक्स करती है, खाना बनाती है रिलैक्स कर लेती है, तो वो रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स उसके शरीर में उत्तेजित होता है। तो वह कहाँ से उत्तेजित होता है भैया? तो उसके अंडाशय से होता है। क्या लगा पाएंगे? तो रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स का जो स्त्रवन है ना वो हमारा अंडाशय से होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किन के द्वारा होता है? शुक्राणु जो जनन हो रहा है भैया उनका नियंत्रण किन के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा एंड्रोजन हार्मोन्स के द्वारा। क्या लगाओगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स के दौरान शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, बिल्कुल मेरे भाई मेरी पब्लिक, ऑप्शन सी हो जाएगा विकास कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव का भ्रूण संरक्षित रहता है कहाँ
पर रहता है भैया? अगर कोई भी महिला है, ठीक है, तो वह अपने पेट में जो भ्रूण को रखे है, नवजात शिशु को कहाँ पर सुरक्षित रखता है? तो एक गुहा पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, तो एमिनोटिक क्या कहते हैं, कैविटी कहा जाता है। एमिनोटिक गुहा के अंदर जो मानव का भ्रूण है ना, वह संरक्षित रहता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किन के द्वारा होता है? ये जस्ट पूछा गया था कि शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है, वो कौन सा हार्मोन्स करता है? तो वह आपको एंड्रोजन हार्मोन्स करता है। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडे का जीवन अवधि होता है, अगर कोई भी अंडा है तो उसका जीवन अवधि कितना दिनों तक होगा? अगर मतलब फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच गया ना अंडा, तो वह मात्र 24 घंटा तक ही रहता है जीवित। 24 घंटा के अंदर में अगर उसको शुक्राणु मिला, तब तो वो निषेचन करेगा। अगर 24 घंटे तक मैथुन की क्रिया नहीं हुई, तो भैया वो अंडाणु का देहांत हो जाएगा। क्या लगा पाएंगे? 24 आवर्स। क्या लगा पाएंगे? तो 24 आवर्स, ठीक ना, 24 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड? तो गैमीट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस कहेंगे ना, गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक ना, गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन लागू किया गया था। तो आपको पता है परिवार नियोजन क्या होता है? WHO ने कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये कहना था कि जितना छोटा परिवार होगा, परिवार में जितना बच्चा कम होगा ना, उतना ही परिवार खुशहाल होगा और वह परिवार के अंदर पोषण पालन हर कुछ अच्छे से हो पाएगा। मतलब छोटा परिवार, खुशहाल परिवार। आप कम बच्चे को जन्म देंगे तो आप अपने बच्चे का पोषण पालन अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या कहा जाता है भैया? 1951 में परिवार नियोजन को लागू किया गया था। ठीक है मेरी बहना, 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग क्या है भैया? आंसर लगा पाएंगे STD, मतलब सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिजीज, मतलब सेक्सुअल टर्मिनेटेड यौन संचारित रोग। यौन संबंध बनाने के दौरान होने वाले रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं। तो जब भी बात आएगा, आपको 3 चीज याद रखना, एक G, एक K और भैया एक S। G से गोनेरिया, K से क्लेमेडिया और S से सिफिलिस। तो G फॉर गोनेरिया है, नहीं है। K फॉर क्लेमेडिया है, नहीं है। S फॉर सिफिलिस है। तो ऑप्शनवा का लगा देंगे भैया? तो ऑप्शनवा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या लगा पाएंगे? तो अगला क्या है? जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एक विषाणु रोग है भैया? जननांग मस्सा जो है ना, जिनाइटल वॉट्स जो है, वह किनके द्वारा फैलता है? तो जननांग मस्सा मतलब क्या होता है? जनन अंग। अब जैसे भैया आप लड़का है, तो आपका जनन अंग के पास जो जनन अंग है, वहाँ पर लाल धब्बा जैसा संरचना हो जाएगा, तो वह जननांग मस्सा हो गया। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जननांग मस्सा हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं, जो कि आपको पोपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलेगा? तो एक पोपिलोमा विषाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक गोली है, निम्नलिखित में से एक गर्भ निरोधक गोली का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिक पाइल्स क्या हो जाएगा? एक गोली है। तो गर्भ निरोधक गोली जो है वह मालाडी है और सहेली। तो ये दोनों का दोनों जो गोली है, वह आपको एक गर्भ निरोधक गोली होता है। गर्भ निरोधक गोली क्या होता है? तो वह गोली जिसको खाने के पश्चात कोई भी महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वासेक्टोमी एक मेथड है, वासेक्टोमी किनसे रिलेटेड है भैया? वासेक्टोमी जो मेथड है वह किनसे रिलेट करता है? ऑप्शन लगा पाएंगे? तो क्या वह अंडवाहिनी से करता है, शुक्रवाहिनी से करता है, निषेचन से करता है, या फिर इनमें से किसी से नहीं? तो वासेक्टोमी जो है ना, वो हमारा एक शुक्रवाहक, मतलब मेल के अंदर कटिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक ना, इसमें क्या किया जाता है? तो शुक्राणु का जो मेल के अंदर जो ना शुक्रवाहक वाले भाग को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्मोन्स मोचक अंतः गर्भाशय युक्ति का चयन करें। सेलेक्ट कीजिए भैया हॉर्मोन्स रिलीजिंग। तो क्या हो जाएगा? हॉर्मोन्स की जब बात करते हैं तो वह LNG 20 हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगाएंगे? LNG 20 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ महिला
से दंपति महिला में अंडाणु को स्थानांतरित करना कहलाता है भैया। जब एक स्वस्थ महिला, मतलब अगर ये कोई स्वस्थ महिला है, ठीक है, इससे अंडाणु लेकर के किसी दंपति महिला, अगर ये हमारी कोई कपल है, ठीक ना, इस कपल के अंदर ये अंडाणु को दे रहे हैं, अगर एक डॉक्टर है जो कि बांझ महिला में अंडाणु को दे रहा है स्वस्थ महिला से लेकर के, तो वह घटना क्या कहलाएगा? गिफ्ट नहीं कहलाएगा, GIFT। उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? उसको एक प्रकार का गिफ्ट कहते हैं, ठीक ना, उसको गिफ्ट कहते हैं, GIFT, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि IUD क्या है भैया? आंसर लगा पाएंगे? तो IUD मतलब क्या हो गया? अंतःगर्भाशय युक्ति, इसी को कहते हैं IUD, ठीक ना भैया, जो कि कॉपर आयन। अब गर्भाशय के अंदर तो कॉपर आयन का ही प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉपर आयन हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर कौन सा है? कौन सा वह वैज्ञानिक है जिसको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया है? तो क्या लगा पाएंगे? मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, क्या लगा पाएंगे भैया? मेंडल नामक वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और ये जो है अनुवांशिकी का नियम को प्रतिपादित किया है, किस पादप पर किए हैं? तो मटर के पौधे पर किए हैं, ठीक ना। और 35 क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको ज़रूर बताइएगा 35 में से कितना सही हुआ है, ठीक है। तो बस यही कहते हैं। और आपके लिए कुछ है कि देखिए मेरे भाई, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स हमें भी मिले, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, अंतर वाला क्वेश्चन होना चाहिए, डायग्राम भी होना चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट नोट्स होना चाहिए जिसको पढ़ करके अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपको नोट्स दे दिया जाएगा। एक छोटी सी रकम है मेरे भाई, जो कि बिल्कुल 99 रुपया, इतना रुपया तो बस आप लोग खा जाते हो ऐसे ही। 99 रुपया का कोई शौकीन नहीं है, ठीक ना। आप 99 रुपया पेड करोगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर डेली आपको HW होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क को चेक किया जाता है, ठीक ना। तो होमवर्क को चेक भी किया जाएगा, डेली होमवर्क भी दिया जाएगा और पर्सनल गाइड किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने पेपर में 2026 में 450 से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, तो बिल्कुल आप 99 रुपये कटा दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, प्रॉपर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, प्रॉपर गाइड किया जाएगा, होमवर्क भी दिया जाएगा। होमवर्क में कहीं दिक्कत होगा तो उसका आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही कहेंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और जीवन में एक अच्छा इंसान बनिए। और बस यही कहेंगे मेरे भाई, जीवन में कुछ भी करिए लेकिन एक अच्छा इंसान बनिए। और एक लाइन है कि जीवन है, किसी के भरोसे के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप किसी पर या फिर आप पर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसके ट्रस्ट को मत तोड़िए, क्योंकि जीवन में पैसा कमा लीजिएगा, इज्जत कमा लीजिएगा, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाने के बाद कभी नहीं कमा पाता, ठीक है। तो मस्त रहिए और जीवन में अच्छा इंसान बनिए, बहुत आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।